Welcome to the channel Easy English by Kapil. Don't forget to share and subscribe. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश बाय कपिल। आज हमारा फाइनल वीडियो होगा। अब मुझे पता है कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए हुए हैं, वो बच्चे भी मुझे काफ़ी समय से बोल रहे हैं सर हमारा लास्ट वीडियो कब आने वाला है, फाइनल टेस्ट कब होने वाला है, हमको कब हमारी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो ये हमने थोड़ा इसको डिले किया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल वीडियो था। हमने कुछ एक सिलेबस में कुछ कटौती भी करी हुई है और हम बढ़ रहे हैं अपने फाइनल टेस्ट की तरफ। फाइनल हमारा ये आज का वीडियो है। ये वीडियो है हमारा दोस्तों फाइंड द एरर्स। फाइंड द एरर। अब ये फाइंड द एरर क्या होता है पता है आपको? फाइंड द एरर नाम से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक्स के अंदर आपको क्या करना होता है कि जो एक सेंटेंस दिया हुआ जाएगा ना, उस सेंटेंस के प्रत्येक भाग को, या उसका वर्ड का हो सकता है या वर्ड फ्रेज कुछ भी हो सकता है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर भाग में कोई एरर होगा, वो एरर ही आपको ढूंढना है। और वो एरर ढूंढने का ही टॉपिक हमारा आज का है, ये फाइंड द एरर्स का है। अब अपन इस चीज़ को यूँ भी समझ सकते हैं कि फाइंड द एरर्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, निकिता मान लो मैंने बहुत इजी सेंटेंस लिया, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस के मैंने 3 भाग बना दिए, है ना। 3 भाग है ना, निकिता आर वेटिंग। अब आपको ये कहा जाएगा कि जैसे ये कोई आंसर है, इसमें कौन से भाग में एरर है। तो अभी इस वर्ड में एरर नहीं है, यहाँ पर निकिता के साथ में इज लगना चाहिए, तो यहाँ पर आपको एरर दिख रहा है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। तो आपको इस टाइप के सेंटेंस दिए जाएंगे, उस सेंटेंसेस के अंदर ही आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर एरर है। अब एरर को ढूंढने के लिए आपको कुछ बातों पर गौर करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं, सबसे पहली बात तो ये कि आपको सारे बच्चों को टेंसेस आने ज़रूरी है, टेंस और टेंसेस के स्ट्रक्चर्स। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि जो सेंटेंस हैं उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब वाला इश्यू या एरर बताया जा सकता है। हो सकता है कि आपको उसके अंदर कोई मैन वर्ब का भी इश्यू बताया जा सकता है। जैसे आपको यहाँ कहा जाएगा निकिता आर वेटेड, सपोज दैट, है ना। अब इस चीज़ में यहाँ वेटेड लिखा हुआ है, तो अब यहाँ एरर यहाँ नहीं है। अगर यहाँ अपन इसको करते हैं तो ये एरर यहाँ चला गया, मतलब एरर किसी भी टाइप का हो सकता है। तो हम उस एरर को जानने के लिए यहाँ पर कुछ कॉमन बातें करेंगे दोस्तों। ये कॉमन बातें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। अब हम जब इस एरर का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो एरर का टॉपिक वैसे तो अगर आप देखिए जाए तो अगर आप सारे ग्रामर का टॉपिक पढ़ लोगे, जैसे आपने पैसिव वॉइस पढ़ लिया, आपने नरेशन तैयार कर लिया, आपको सारे टेंसेस क्लियर है, मॉडल्स आपको पता है, तो इन सब का एक कंबाइंड टेस्ट अपने फाइंड द एरर्स के अंदर अपन शामिल कर सकते हैं। मेरा कहने मतलब ये है कि अगर आपको सारे ग्रामर के कंपोनेंट्स याद है, सारे ग्रामर के आपको टॉपिक्स अगर आपको आते हैं, समझ में आपको आए हुए हैं, तो उन सभी का नॉलेज इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सेंटेंस के पार्ट में आने वाले एरर को हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं है। मेरे बेस्ट प्रयास में मैं अपनी बेस्ट या कोशिश करूंगा कि आपको कुछ एक मैं ऐसी बातें बता रहा हूँ, वो बातें ज़्यादातर सेंटेंस एरर में देखी जाती है और पूछी जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो पहले ही मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट की, है ना। अब सब्जेक्ट के एरर की बात करें ना, तो सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट कम्स आफ्टर, सब्जेक्ट कम्स बिफोर वर्ब। ये कॉमन सी बात है। आप कोई सेंटेंस पढ़ के देख लो, अक्सर उस सेंटेंस में आने वाला सब्जेक्ट जो होगा वो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब से पहले पुट अप किया जाता है, दिया जाता है। आप देख लो, जैसे द डॉग इज बार्किंग, है ना। ही थ्रो द बॉल, ही थ्रोज द बॉल। अब ये देखो, यहां पर जैसे ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मैन वर्ब आ गई, तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आएगा, कभी बाद में नहीं आता। इस वाक्य में आप देख सकते हो, ही थ्रोज द बॉल, वो बॉल को फेंकता है, तो थ्रो आपकी वर्ब है, इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट कहाँ आया हुआ है, इससे पहले आया हुआ है। ये इसका एक फर्स्ट सब्जेक्ट का हम इसको कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है, देखो, अब अपन अगर बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, है ना, तो ऑब्जेक्ट कब आता है? ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, आफ्टर द वर्ब। अगर आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर आपको ऑब्जेक्ट देखना है तो पहले आप ये देखो कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है। वो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही यूज किया जाता है। जैसे आई गेव हिम मनी, आई गेव हिम मनी,
इस सेंटेंस में ये आप क्या, इसमें गेव क्या है, वर्ब है, इस वर्ब से पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, देखो, और इस जस्ट वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट भी हमेशा वर्ब के बाद में आने वाला एक कंपोनेंट है किसी भी सेंटेंस के अंदर का, ठीक है। तीसरा देखो, अब अपन बात करते हैं, कभी कभी किसी सेंटेंस में ना टू ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट जब आते हैं ना दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, वो तो आपके होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक आपके ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस चीज को मैं एग्जांपल से दोबारा बता देता हूं, पहले बता चुका हूं एक बार। सी अब एक सेंटेंस है, सी रिटर्न मी माई नोट्स। अब इस सेंटेंस में देखो, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और माई नोट्स ये आपका, अभी ये दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो जब कभी कोई वस्तु होता है ना दोस्तों, उस वस्तु को हमेशा क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर कोई उस सेंटेंस में कोई व्यक्ति का उल्लेख किया जा रहा है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उस व्यक्ति को हमेशा अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। आई बात समझ में? एक ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु, एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसको अपन बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो होता है व्यक्ति या कोई भी पर्सन अपन कह सकते हैं। अब क्या होता है कि जब इस प्रकार से कोई सेंटेंस आता है ना, दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस, तो उसमें ध्यान रखना कि जो पर्सन होगा, यानी कि इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा, वो हमेशा पहले आएगा इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बाद भी ऐसा नहीं होता। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरल यूजुअली काम आने वाली चीज़ है ना। देखिए, कभी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले रख लो, या आप अगर आप ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले रख लो या इनडायरेक्ट को बाद में इसको लगा दो। अगर आप कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में एरर ज़्यादा माना जाता है। उस सेंटेंसेस के अंदर आपको करेक्ट करने के लिए सीधी सी बात है, उसके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले पुटअप करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने पहले ले लिया, इनडायरेक्ट को बाद में पुटअप कर दिया, तो ऐसा आपका सेंटेंस एरर हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस एरर में जनरली पूछे जाने वाला एक सवाल है। हम इसका चौथा स्टेप लेते हैं। अब अपन एक चौथे प्रकार की अपन बात करते हैं। ये देखो कोई प्रकार नहीं है, लेकिन ये कुछ खास पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से अपन इसको कैरी करते हैं। अब अपन बात करते हैं एडजेक्टिव्स की, कि एडजेक्टिव को हमको कहाँ यूज़ करना बेटर रहता है। अगर किसी सेंटेंस में आने वाला कोई एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया जाता है, एट्रीब्यूटिवली यानी कि अपन इसको बोलते हैं गुणवाचक के रूप में, अगर कोई एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है या एडजेक्टिव का गुणवाचक प्रकार हो, तब ऐसे गुणवाचक एडजेक्टिव को हमेशा नाउन से पहले रखा जाता है। अगर मैं इसको इस सेंटेंस में इस प्रकार से लूँ तो अपन इसको अच्छे प्रकार से क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि आई सा ए शेव्ड मैन, है ना। अब ये शेव्ड मैन का मतलब क्या हुआ? अब मैन तो आपका नाउन हो गया, शेव्ड का मतलब है दाढ़ी, शेविंग किया हुआ, या अपन कह सकते हैं कि पूरा जो है क्लीन चिट पर्सन है, मैंने उसको देखा। अब ये एट्रीब्यूटिवली एक एडजेक्टिव है, तो ये इसका नियम बन गया कि आप कह सकते हो कि अगर कोई भी एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यानी गुणवाचक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है सेंटेंस में, तो वह हमेशा उसको नाउन से पहले आप लगाओ। ये इसका छोटा सा एक ट्रिक है एरर ढूंढने का, और अक्सर ये एरर के रूप में ज़्यादा पूछा जाने वाला भी एक सवाल। अपन वर्ब की बात तो पहले अपन कर ही लिए, हम बात करते हैं एडवर्ब की। ये एडवर्ब क्या करता है? हमेशा किसी भी सेंटेंस में आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है या उसको उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। जिस वर्ड के बारे में जो एडवर्ब हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एडवर्ब हमेशा उसी वर्ड के नियर अबाउट या उसके पास में प्लेस्ड या रखा जाना जरूरी होता है। हम कह सकते हैं, जैसे अगर अपन उसको ये बोले ना, ही नेवर टेल्स अ लाई, जैसे वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये नेवर यहाँ पर एक एडवर्ब है, ठीक है। अब ये एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये टेल्स को बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। तो हमेशा कोशिश करिए कि एडवर्ब हमेशा किसी भी वर्ब के नज़दीक में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो उससे पहले हो या बाद में हो, कहीं पर प्लेस किया जा सकता है। हमने कई बार देखा होगा, ही रैन फास्टली, ही रैन फास्टली। अब इस सेंटेंस में जो एडवर्ब है फास्टली, इसके वर्ब के बाद में आया हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन आप ये कोशिश करो कि जो भी एडवर्ब है वो उसमें उस सेंटेंस में आने वाले वर्ब के नज़दीक में रहना जरूरी है। ये भी इसका एक नियम के रूप में इसको अपन पढ़ सकते हैं। एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है फ्रेज। ये फ्रेज क्या होता है दोस्तों? इसको अपन हिंदी में कहते हैं वाक्यांश,
है ना। अक्सर बच्चे स्टूडेंट्स कई बार जो होते हैं यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। अगर मैं आपको एक वर्ड से समझाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ए ग्रुप ऑफ इंडियन आर्मी। अब ये पूरा एक आपको लगेगा पूरा सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस का एक वर्ड्स का समूह है ना। एक ग्रुप ऑफ इंडियन आर्मी का मतलब हुआ भारतीय आर्मी या भारतीय सैनिकों का समूह। अब ये पूरा फ्रेज हो गया। अब अगर ऐसे फ्रेज सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाएंगे तो निसंदेह रूप से या अपन कह सकते हैं अनडाउटेडली जो स्टूडेंट्स होंगे वो गड़बड़ कर देंगे। वो समझेंगे कि यहाँ तो एक ग्रुप सब्जेक्ट होगा या इंडियन आर्मी सब्जेक्ट होगा या ऑफ का कुछ अलग मतलब निकलता होगा। तो ऐसा नहीं है। आपको ऐसे सेंटेंसेस के अंदर कोई फ्रेज अगर आता है तो उसको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको यूँ समझा सकता हूँ। नीलम नोटिस द ग्रे हेयर्ड मैन बिहाइंड द चेयर। अब ये द ग्रे हेयर्ड मैन, अब इस पूरा सेंटेंस जो है ना, ये यहाँ पर ये जो वाक्य का टुकड़ा नजर आ रहा है इसको बोलेंगे फ्रेज। तो ये पूरा एक फ्रेज है। अगर कभी कोई सेंटेंस में आपको पटांग जो उसका अलग कंपोनेंट्स में दिया गया हो तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये अलग नहीं आएगा, ये पूरा एक ग्रुप में आएगा, है ना। तो और फिर अगर कोई या तो अपन क्या करेंगे, इसका पूरा जो सेंटेंस का जो भाग है या जो ये फ्रेज है, इस फ्रेज को कहाँ रखना है ये हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने द ग्रे को अलग कर दिया, आपने इसको वर्ब मान लिया, इसको आपने अलग से नाउन मान लिया, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। अक्सर वाक्य में ऐसे फ्रेज वाले सेंटेंस ज़्यादा आते हैं। तो आप ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एक वन वर्ड हो या टू वर्ड हो, सब्जेक्ट एक फ्रेज भी हो सकता है। तो उस पूरे फ्रेज की जगह कहाँ पर है ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस उसको हमको फिक्स करनी होती है। और इस प्रकार हमें अपने उस सेंटेंस में आने वाले एरर को ढूंढना होता है। फाइंड द एरर्स के अंदर आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी जरूरी होती है, वो होता है आपको पढ़ना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, हमने बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, माइनर्स, ये सब इसके अंदर के आते हैं सारे भाग। ठीक है, ये सारे जो भाग हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। हमें प्रत्येक भाग को जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, इन सब का हमें अलग अलग यूसेज पता होना चाहिए। अगर हमें ये सारे यूसेज पता है तभी हमें चल पाएगा कि किसी सेंटेंस में आने वाला कोई वर्ड वो कौन से प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हो सकता है कोई वर्ड कोई नाउन का पार्ट हो या कोई सेंटेंस ऐसा हो जो उसमें आपके प्रोनाउन का काम कर रहा हो। तो हमें इन सारे वर्ड्स को पढ़ करके हमें उसका राइट प्लेस चूज़ करके हमें उसको लगाना होता है। तो ये हमने कुछ कॉमन टॉपिक्स मैंने बात करी है, 5-7 टॉपिक, ज़्यादा इसमें टॉपिक्स नहीं है। आपको ऑल ओवर इतना मैं कह सकता हूँ, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि फाइंड द एरर्स के अंदर अगर आपको वास्तव में एरर ढूंढना अगर आपको आता है तो मैंने जो पहले सारे वीडियोस बना रखे हैं, चाहे वो पैसे वॉइस का हो, चाहे नरेशन का हो, तो ये एरर किसी में भी आ सकता है। कोई भी प्रकार ग्रामर के टॉपिक्स में वो एरर आपको पूछा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप संपूर्ण ग्रामर के टॉपिक्स को ध्यान से लर्न करें, सीख लें, उसके बाद में फिर जो है इसको आप कर पाएंगे। क्योंकि ये कोई वन टॉपिक बेस्ड ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपने छोटा सा कुछ 4 रूल्स पढ़ लिए और आपने एरर ढूंढने आप बैठ गए। हमें कंप्लीटली ग्रामर आनी चाहिए, उसके बाद में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं ताकि कि उन सारी नॉलेज को हम लोग जो है एक साथ में इसको हम अप्लाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, हमारे आज का शॉर्ट टॉपिक था। अब अपन बढ़ते हैं अपने टेस्ट की तरफ। ये हमारा फाइनल टेस्ट है। इस टेस्ट के बाद में एक लाइव वीडियो के माध्यम से या जो भी पॉसिबल होगा हम आपको जो है इसकी सूचना जरूर प्रोवाइड करेंगे कि हमारा कौन विनर बैठता है। काफ़ी बच्चों ने इस कंपटीशन में भाग लिया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहता हूँ कि आप लोग जो है हमारे इस कंपटीशन के बेस्ट विनर चुने जाएँ। तो आज का टॉपिक तैयार है आप लोगों के लिए और ध्यान से इस टॉपिक को करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ध्यान रखें इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।